हेलो स्टूडेंट्स, हम यही टॉपिक क्लबिंग ऑफ इनकम को ही कंटिन्यू करते हुए, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने लास्ट वीडियो में इसके 6 पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट पॉइंट मैंने इसे आज आपके साथ डिस्कस करूंगी और इसको कंप्लीट कर दूंगी। क्या? क्लबिंग ऑफ इनकम कि एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा असेसी जो अपनी असेट्स या इनकम किसी को ऐसे ट्रांसफ़र कर देता है ताकि उसको टैक्स से बचना पड़े। तो इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी उसने इनकम ट्रांसफ़र की है या असेट्स ट्रांसफ़र की है, उस असेट से जो भी इनकम होती है असेसी की इनकम में ऐड कर दी जाएगी और उसको उस पर टैक्स देना पड़ेगा, तो वो बच नहीं सकता। ठीक है, यदि उसने ये चालाकी चली है कि मैं उसको ट्रांसफ़र कर दूं और मैं बच जाऊंगा, वो इनकम टैक्स पॉइंट में चाहे कर दो, कोई बात नहीं, पर आपकी इनकम में ऐड होगी और आपको उस पर क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने 6 पॉइंट कर लिए थे। 7th पॉइंट करते हैं, क्लबिंग इन केस ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस। क्लबिंग इन केस ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, देखो एक असेसी है, उसने असेट्स किसको ट्रांसफ़र कर दी है? अपने स्पाउस को। मैंने यहाँ पर एग्जांपल ये वाइफ को कर दी। ठीक है, या आप उसने अपनी असेट्स किसको ट्रांसफ़र कर दिया? बहू के नाम ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, बहू या वाइफ, ठीक है, दोनों को ट्रांसफर दिया। बहू या वाइफ ने क्या किया? उस असेट्स को आगे इन्वेस्टमेंट कर दी और उस इन्वेस्टमेंट से क्या हो रही है? इनकम हो रही है। तो आप बताइए टैक्स कौन देगा? कि उसकी पत्नी देगी या फिर बहू देगी या फिर वो पर्सन देगा? ठीक है, जैसे एक पर्सन है, मिस्टर ए था, उसने अपनी जो असेट्स है अपनी वाइफ के नाम कर दी और उसकी वाइफ ने उस पर क्या कर दिया? उस असेट से इनकम कमा ली। ठीक है, या फिर बहू के नाम कर दी, बहू ने उस पर क्या कर दिया? इनकम कमा ली। तो टैक्स कौन देगा? उस इनकम पर जो असेट्स पर कमाई गई है। इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर टैक्स कौन देगा? ट्रांसफर देगा, जिसने अपनी पत्नी को ट्रांसफर किया, जिसने अपनी बहू को ट्रांसफर किया, वो देगा उस पर टैक्स। इफ द असेसी, इसमें दो केसेस हैं। ठीक है, पहला ये दो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। इफ द असेसी ट्रांसफर इज इन्वेस्टेड बाय द ट्रांसफरी एज कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन अदर फर्म। यदि उसने किसमें, यदि वाइफ या फिर बहू ने कहाँ पर पैसा इन्वेस्टमेंट किया है? कैपिटल में लगाया है। कैपिटल आप समझते हैं ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है, जैसे बिल्डिंग में लगाया है, और उस कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर क्या मिल रही है? इनकम मिल रही है। ठीक है, तो वो इनकम क्या होगी? ट्रांसफर शैल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम द ओरिजिनल ट्रांसफर ऑफ द असेट्स फॉर इनकम टैक्स पर्पज। ठीक है, तो आप मुझे लगता है समझ गए होंगे। ठीक है, मैं ओवरऑल तो पूरे बता दिया। लेकिन यदि जो असेसी है, जो उसने अपनी असेट ट्रांसफ़र की है अपनी वाइफ या बहू को, ठीक है, वो कैपिटल नेचर की नहीं है, कैपिटल नेचर की नहीं है। ठीक है, और फिर भी उस पर इनकम कमाई जा रही है, तब भी वो उसकी इनकम में क्या होगी? ऐड होगी। और इसका फार्मूला दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, कि किस शेयर में होगी उस केस में। यहाँ पर मैंने लिख दिया है, टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द total share of the value of the assets transferred by the transferee on first day of the previous year total investment of transferee on first day of the previous year। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया। यहाँ ओवरऑल मैंने यहाँ पर कहने का मतलब है कि यदि असेसी ने अपनी असेट्स किसको दे दी है? अब स्पाउस को दे दी है या फिर बहू को दे दी है, और बहू दोनों या दोनों में से किसी ने उस पर असेट्स पर क्या करा ली? इनकम कमा ली है। तो इस इनकम पर टैक्स कौन देगा? उस इनकम पर वो टैक्स देगा जिसने एसेट्स ट्रांसफर की है। ओवरऑल इस स्लाइड का इस 7th पॉइंट का मतलब यही है, सेक्शन 64(1) के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है क्लबिंग इन केस ऑफ इनकम ऑफ ए माइनर चाइल्ड। क्लबिंग इन केस ऑफ इनकम ऑफ ए माइनर, किसकी इनकम हो रही है? अंडर सेक्शन 64(1) है, अंडर सेक्शन 64(1) है। ये आपने टॉपिक माइनर से रिलेटेड आपने बिजनेस लॉ में भी मैंने आपको पढ़ाया था। माइनर कैन नॉट बी असेस्ड। माइनर क्या है? कैन नॉट बी असेस्ड। वो इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, इनकम ऑफ द पेरेंट्स, उसकी इनकम जो माइनर की इनकम है नॉर्मली कहा जाता है वो उसके पेरेंट्स की इनकम में क्या कर दी जाएगी? ऐड कर दी जाएगी, और पेरेंट्स ने उस पर क्या देना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो प्रोविजन है इनकम टैक्स में। इफ द माइनर इज लिविंग विद द बोथ द पेरेंट्स, यदि माइनर किसके साथ रह रहा है? अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा है, मम्मी पापा दोनों के साथ रह रहा है, देन द इनकम ऑफ द माइनर शैल बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ द पेरेंट्स हुज टोटल इनकम आर ग्रेटर बिफोर कंसिडरेशन इनकम ऑफ द माइनर। जो देखो दोनों पेरेंट्स हैं, है ना, माता पिता हैं, यदि दोनों ही कमाते हैं तो किसकी इनकम में ऐड हो? तो उस मदर या फादर किसकी इनकम में ऐड हो? ये डिपेंड करता है कि जो ज़्यादा कमाता है। जो यदि फादर की इनकम ज़्यादा है तो फादर की इनकम में ऐड हो जाएगी, यदि मदर की इनकम ज़्यादा तो मदर की इनकम में ऐड हो जाएगी, और उनको क्या देना पड़ेगा? उस पर क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। क्या ऐड होगी? माइनर की इनकम ऐड हो जाएगी, लिविंग विद बोथ द पेरेंट्स। ठीक है, ये हो गया पॉइंट। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जब वो कहता है माइनर आर लिविंग, जब मतलब कि पेरेंट्स क्या अलग अलग हो गए हैं, पति पत्नी अलग हो गए हैं, तो माइनर की इनकम उस पेरेंट्स के साथ ऐड होगी जिसके साथ वो रहता है। माइनर क्लब्ड विद द इनकम ऑफ द पेरेंट हु इज मेंटेनिंग द माइनर। जो माइनर की क्या कह रहा है? मेंटेन कर रहा है माइनर को, उसकी इनकम में क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी।
ठीक है। तो नेक्स्ट हम 2 पॉइंट समझ गए। यदि पेरेंट्स के साथ रहे जिसकी इनकम ज़्यादा होगी उसकी इनकम में ऐड हो जाएगी। यदि माइनर जिस फादर या मदर के साथ रह रहा है और जो उसका मेंटेन कर रहा है माइनर की इनकम, उसमें क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है। कुछ केसेस है मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ जिसमें माइनर की इनकम इंक्लूड नहीं होगी पेरेंट्स की इनकम में। माइनर की इनकम पेरेंट्स की इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। क्या है पहला, द माइनर हैज अर्न द इनकम बाय डूइंग सम मैनुअल वर्क। यदि माइनर क्या करता है, कुछ मैनुअल वर्क काम खुद करता है, ठीक है, मैनुअल वर्क करता है, तब इनकम उसकी पेरेंट्स की इनकम में ऐड नहीं होगी। इफ़ माइनर हैज अर्न बाय अप्लाइंग हिज स्किल टैलेंट और नॉलेज। यदि जैसे ना आजकल बच्चे जैसे आपको पता है टीवी शो में आते हैं, खुद के स्किल के बेस पर इनकम कमाते हैं, है ना, तो उसकी वो वाली इनकम उनकी पेरेंट्स की इनकम में ऐड नहीं होगी क्योंकि उन्होंने खुद कमाई है। ठीक है। और माइनर इज सफरिंग फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी, कोई भी उसको कोई ऐसे डिसेबिलिटी होगी है अंडर सेक्शन 80U के अंदर, तो इनकम टैक्स के अंदर, तब भी उसकी इनकम पेरेंट्स की इनकम में ऐड नहीं होगी। ठीक है। तो कब कब नहीं होगी, जब उसने सब मैनुअल वर्क करता है, यदि उसके बीच में स्किल है, टैलेंट है, नॉलेज है, तब वो इनकम है, तब उसके पेरेंट्स की इनकम में ऐड नहीं होगी। और सेक्शन 82 के अंदर यदि वो डिसेबल है तब भी उसकी इनकम पेरेंट्स की इनकम में ऐड नहीं होगी। ठीक है। लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि पेरेंट्स है ही नहीं है, किसी बच्चे के माता पिता नहीं है, ठीक है, तो उसकी इनकम असेस नहीं होगी, तो उसकी इनकम पर, क्योंकि वो खुद तो असेस कर ही नहीं सकता, है ना, और ना ही उस पर टैक्स दे सकता है। और जो उसका गार्डियन होगा, जैसे उसके ग्रैंड फादर भी होंगे, ग्रैंड मदर भी होंगे, यदि गार्डियन भी होंगे, अदर पर्सन भी, वो भी नहीं देंगे, ये मैं बार बार बोल रही हूँ। ठीक है। इस केस में भी उसकी इनकम असेस नहीं होगी। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। यदि वो मैनुअल वर्क स्किल आप खुद कमाता है, 80U के अंदर डिसेबल है, तब भी उसकी इनकम पेरेंट्स की इनकम में ऐड नहीं होगी। तो मुझे लगता है ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा। ठीक है। यदि दोनों पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के साथ अगर दोनों कमाते हैं, जिसकी इनकम, जिस फादर या मदर की इनकम ज़्यादा है तो उसकी इनकम में ऐड हो जाएगी, तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। यदि क्या है, यदि वो एक फादर या मदर के साथ रहता है, जिसके साथ रहता है, जो उसको मेंटेन करते हैं, तो उनकी इनकम में ऐड होकर उनको टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पर टॉपिक क्या है, माइनर की इनकम पेरेंट्स की इनकम में ऐड हो रही है, किस किस केस में। ठीक है। तो मुझे लगता है ये आपको समझ गए होंगे। सेक्शन 64(1)(a). ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्लबिंग इन केस ऑफ ट्रांसफर सेपरेट एंड सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इनटू प्रॉपर्टी ऑफ एन हिंदू डिवाइडेड फैमिली फॉर विच ही इज़ द मेंबर। ठीक है। आपको पता है हिंदू डिवाइडेड फैमिली होती है ना, उसके मेंबर होते हैं, और मेंबर यदि कोई ट्रांसफ़र क्या कर देता है, मेंबर क्या करते हैं, क्लबिंग द ट्रांसफर सेपरेट और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, है ना, इनटू द प्रॉपर्टी ऑफ हिंदू डिवाइडेड फैमिली। कोई जैसे हिंदू डिवाइडेड फैमिली के बहुत सारे मेंबर हैं, है ना, तो एक मेंबर क्या करता है, उसने खुद की कमाई है, एक तो ना पुश्तैनी मिली है, नहीं, खुद की कमाई है प्रॉपर्टी, और वो क्या करता है, अपनी हिंदू डिवाइडेड फैमिली के अंदर लगा देता है, दे देता है। ठीक है। तो उसका क्या प्रोविजन होगा, सेक्शन 64(2) के अंदर, सेक्शन 64(2) के अंदर मेंबर हिंदू डिवाइडेड फैमिली में दे देता है। ठीक है। ये कब आया, 31 दिसंबर 1969 के बाद आया। ठीक है। ये टॉपिक विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, यदि वो मेंबर कोई भी कंसिडरेशन नहीं लेता या कम लेता है और वो हिंदू अंडर फैमिली को दे देता है, तब क्या, 2 प्रोविजन है हमारे पास। प्रोविजन रिगार्डिंग क्लबिंग ऑफ द इनकम बिफोर पार्टीशन ऑफ द हिंदू डिवाइडेड फैमिली। अभी हिंदू डिवाइडेड फैमिली का पार्टीशन नहीं हुआ है, चली हुई है, उस केस में यदि वो ट्रांसफर करता है बिफोर पार्टीशन ऑफ द हिंदू डिवाइडेड, इफ ऐसी ट्रांसफर हर प्रॉपर्टी इनटू द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ द हिंदू डिवाइडेड फैमिली विदाउट कंसिडरेशन या फिर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, देन इनकम अराइजिंग फ्रॉम सच ट्रांसफर, तो उस जो प्रॉपर्टी उसने अपने हिंदू डिवाइडेड फैमिली में लगाई है, उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम होगी, ठीक है, वो उसकी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द ट्रांसफर, जिसने ट्रांसफर किया उसकी इनकम में ऐड हो जाएगी। जैसे हो सकता है हिंदू डिवाइडेड फैमिली में एक लड़का है, उसकी खुद की प्रॉपर्टी थी, उसने हिंदू डिवाइडेड फैमिली को दे दी, और उस प्रॉपर्टी से इनकम होगी, तो उस पर टैक्स कौन देगा, हिंदू डिवाइडेड फैमिली देगी कि वो पर्सन देगा जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है। इन्होंने कहा ये वो पर्सन देगा, वो लड़का देगा जिसने ट्रांसफ़र की है, उस पर टैक्स। ठीक है। बिफोर ट्रांसफर। ठीक है। दूसरा नेक्स्ट है प्रोविजन रिगार्डिंग क्लबिंग ऑफ द इनकम आफ्टर पार्टीशन ऑफ द हिंदू डिवाइडेड फैमिली। यदि उसने जो हिंदू डिवाइडेड फैमिली को क्या दे दिया है, असेट्स दे दी है, लेकिन पार्टीशन होगी हिंदू डिवाइडेड फैमिली की, इफ दर ऐसी ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू द कॉमन प्रॉपर्टी हिंदू डिवाइडेड फैमिली ऑन द पार्टीशन ऑफ द हिंदू डिवाइडेड फैमिली, सच प्रॉपर्टी बिकम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पार्टीशन, द होल इनकम ऑफ द सच प्रॉपर्टी शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द, तब इस केस में ट्रांसफर जो दे रहा है ना उसकी इनकम में ऐड नहीं होगी। देखो यदि कोई पर्सन हिंदू डिवाइडेड फैमिली को अपनी प्रॉपर्टी दे देता है ना, और हिंदू डिवाइडेड फैमिली का अलग अलग हो चुकी है, पार्टीशन हो चुका है, तो
तो वो इस इनकम, वो उससे इनकम होती है जो उसने असेट्स दे दी है हिंदू फैमिली को, तो वो वाली इनकम उसकी इनकम में ऐड नहीं होगी, ठीक है। हाँ, यदि वाइफ का शेयर है तब ऐड हो जाएगी, सिर्फ वाइफ का शेयर, बाकी उसने ट्रांसफर किया, तो इस केस में हिंदू फैमिली देखिए अब वो नहीं है रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। एक लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, that income arising from the property to the transferee from acquisition to the property shall not be included in the total income of the ट्रांसफर, ठीक है। तो आप समझ गए। यहाँ पर ओवरऑल मैंने आपके साथ क्या समझाया, जब वो कोई हिंदू डॉट फैमिली है, उसका जो मेंबर है, मेंबर अपनी प्रॉपर्टी हिंदू डॉट फैमिली को दे देता है। दो केस है, या तो हिंदू डॉट फैमिली का पार्टीशन नहीं हुआ है ना, तो वो उसकी इनकम में ऐड होगी जो ट्रांसफर कर रहा है। यदि हिंदू डॉट फैमिली का पार्टीशन हो गया है ना, और तब उसकी इनकम में ऐड नहीं होगी। यदि वाइफ का शेयर है तो वाइफ की इनकम ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे 9th पॉइंट। नेक्स्ट है क्लबिंग इन केस ऑफ बेनामी ट्रांजेक्शन। बेनामी ट्रांजेक्शन आप नाम से भी समझ गए होंगे बेनामी ट्रांजेक्शन क्या होती है। बेनामी ट्रांजेक्शन मैंने पर्सन एंड टू ए ट्रांजेक्शन विद ए पर्सन अदर देन ए रियल पर्सन, जब कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ ट्रांजेक्शन करता है और जो दूसरा पर्सन है वो रियल पर्सन नहीं है, ठीक है, वो उसको क्या कहते हैं, बेनामी ट्रांजेक्शन। दिस ट्रांजेक्शन है जनरली टू अवॉइड, इस टाइप की ट्रांजेक्शन किसके लिए की जाती है, टैक्स से बचने के लिए। मैं सोचता हूँ कि मैं कहती हूँ मैंने इस बंदे पर एक्सपेंडिचर कर दी, वो बंदा था ही नहीं, कागजों में शो कर दिया ना, है ना। तो इस केस में ऐसी इनकम, ऐसी ट्रांजेक्शन्स जो भी इनकम होती है उस पर्सन की ऐसी इनकम में ऐड कर दी जाएगी, वो रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, ठीक है। हेड ऑफ द इनकम इन विच द क्लब्ड इनकम इज टू बी इंक्लूडेड एंड टैक्स, ठीक है। लास्ट है हमारा, द क्लब्ड इनकम शैल बी टैक्स्ड इन द सेम हेड in the hand of the receipt as he is the original receipt of such income, ठीक है। तो मैंने इसी के साथ मैं आपको क्लबिंग ऑफ इनकम क्लोज करती हूँ। यदि इसमें ये कहा गया कि कोई भी एक ऐसा पर्सन अपनी एसेट्स किसी को ट्रांसफ़र कर देता है, अपनी इनकम किसी को ट्रांसफ़र कर देता है, और उस एसेट जो उसने ट्रांसफ़र की है उससे जो इनकम होती है वो उस पर टैक्स कौन देगा, जिसने ट्रांसफ़र की है ना उसकी इनकम में ऐड कर दी जाएगी, जिसने ट्रांसफ़र की है उसकी इनकम में ऐड कर दी जाएगी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। किसकी इनकम में ऐड करनी है, जिसने ट्रांसफ़र की है। सारे 10 पॉइंट में मैंने आपको यही कहा है, जिसने ट्रांसफ़र की है ना उसकी इनकम में ऐड करके उसको क्या देना है, टैक्स देना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।